गुड मॉर्निंग। तो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 यहाँ पे है ना भाई, हम करते हैं। देखो, आपने टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक आपने स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर आपने फैक्टर अफेक्टिंग में क्या देखा था? कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा कैटलिस्ट, ठीक है, इस प्रकार से रहेगी। तो आपने ना फैक्टर अफेक्टिंग में कंसंट्रेशन को अच्छे से पढ़ चुके भाई, आप जितना कुछ हो सकता था। हाउ टू कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से आप पढ़ चुके हो। उसके बाद पढ़ेंगे हम भाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए टेम्परेचर और कैटलिस्ट किस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन को वहाँ पे अफेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे भाई। जैसे कि है ना, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे भाई। एक नया टॉपिक आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे पढ़ेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार की टर्म हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी हम इन पॉइंट को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को देखेंगे भाई एक बार, किस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं भाई, बिल्कुल आसान रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं भाई, जैसे एक टॉपिक पढ़ोगे आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अच्छा टॉपिक है भाई सीखने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से डिनोट करेंगे इसको, ई ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगी भाई एक्टिवेशन एनर्जी, देखना। जैसे आप एक ग्राफ से समझना इसको, मान लिया कोई रिएक्शन अपने पास, ठीक है, एक थ्योरी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लिया एक रिएक्टेंट अपने पास और एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट रहेगा। तो कहता है ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा भाई, आपने रिएक्टेंट लिया और डायरेक्ट आप उससे क्या बना दोगे, प्रोडक्ट आप बना दोगे, ऐसा नहीं है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर क्या बताया गया, इसने कहा भाई पहले ए के मॉलिक्यूल जो होंगे ना, ए के जो मॉलिक्यूल होंगे आपस में कोलिजन करेंगे और वहां पे एक है ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हायर होगी, अनस्टेबल होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार से देखना भाई, जैसे कहता है भाई ये, अगर इसको स्टेप वाइज देखोगे, जैसे स्टेप 1 में क्या रहेगा, यहाँ पे एक बार थोड़ा समझना भाई। जैसे ए के मॉलिक्यूल ए से रिएक्ट करके और ये क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, जो कि हायर एनर्जी का रहेगा। हायर एनर्जी पे रहेगा तो अनस्टेबल होगा, और फिर ये क्या होगा, डीकम्पोज होकर के क्या बना देगा, प्रोडक्ट। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर डीकम्पोज होकर के क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो पहले क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो जब ये है ना, और इससे हम क्या बनाना चाहते हैं भाई, एक हायर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अपनी तरफ से कुछ एनर्जी हम यहाँ पे देंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्टिवेटेड एनर्जी। इसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करेगी ना, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड एनर्जी, ठीक है। हमने दी है तो किस में लिखेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो जो है ना कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो हायर एनर्जी का बनेगा। अगर वो है ना टूट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो वहां पे एनर्जी वहां पे लॉस करेगा, एनर्जी लूज होगी भाई वहां पे। तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। और क्योंकि ये एनर्जी हमें मिलेगी तो उसको हम यहाँ पे माइनस में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे एक टर्म आएगी भाई, एक्टिवेटेड एनर्जी। क्या चीज होगी, समझते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ से समझते हैं, इस प्रकार रहेगा। देखो एक ग्राफ बनाया जैसे कि आपने,
यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे मान लिया भाई रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे किसको रख लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक एक चीज अच्छे से समझना भाई बिल्कुल। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कौन होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। और है ना इस प्रकार से आप देखोगे भाई रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप रख लो, ठीक है। दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या रखा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रखोगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रख लो। एक तरफ तो वाई एक्सिस पे तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एक तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट की तरफ किस प्रकार जाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ देखना भाई। यहाँ पे मान लिया आपके पास कोई रिएक्टेंट ए, कोई रिएक्टेंट ए है और उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। कोई रिएक्टेंट ए है अपने पास, कोई रिएक्टेंट ए है और उसके लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी उसकी, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर होगा, यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर होगा, इस प्रकार एक एनर्जी बैरियर यहाँ पे लगा था, ये एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भाई, जो यहाँ पे एनर्जी होगी इस प्रकार से जो आपने बैरियर लगाया यहाँ पे, उस एनर्जी को हम बोलते हैं भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको बोला जाता है, ठीक है। एक बार थोड़ा थोड़ा समझना भाई। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इन ए प्रोडक्ट। कहता है भाई रिएक्टेंट की वो कम से कम एनर्जी जो उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप पहले ही पढ़ चुके हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी इस प्रकार रहेगी। अब देखो रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और इस रिएक्टेंट को आपने क्या करना पड़ेगा भाई, प्रोडक्ट में ले जाने से पहले इस बैरियर को आपने पार करवाना होगा, क्योंकि है ना भाई वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कम से कम इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है भाई। रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी, आपको चाहिए इतनी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस रिएक्टेंट को एक्टिवेट करेंगे, इस रिएक्टेंट को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और एक्टिवेट किस प्रकार करेंगे, देखो शाबाश, इस बैरियर तक पहुंचाने के लिए इस रिएक्टेंट को हम थोड़ी सी एनर्जी अपनी तरफ से दे देंगे, थोड़ी सी एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। और जो ये एनर्जी हमने यहाँ पे दी है ना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। समझना भाई बात को। देखो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी थी, लेकिन है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी, तो ये क्या करेगा रिएक्टेंट, यहाँ पे कुछ एनर्जी आप इसको दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो जो ये एनर्जी हमने दी है, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर और टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे आकर के जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना ना, उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हायर एनर्जी के ऊपर अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा भाई बिल्कुल। अगर अनस्टेबल होगा ना तो ये क्या करेगा, टूट करके किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आकर के ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो ये एनर्जी किसकी होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की, और ये एनर्जी किसकी होगी, रिएक्टेंट की, ठीक है। आप आर से भी लिख सकते हो इसको या ए से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी। अब देखना भाई शाबाश, एक बार यहाँ से समझना, यहाँ पे आपने एनर्जी कितनी दी है, ई ए, और 1 लिख सकते हो, यहाँ पे इतनी एनर्जी आपने अपनी तरफ से दी। और यहाँ पे लूज करके एनर्जी, यहाँ पे जब लूज की एनर्जी, तो इतनी एनर्जी इसने लूज की, मान लिया E2 एनर्जी लूज कर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ से साफ दिखाई देता है भाई, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जो E2 है वो वैल्यू क्या है भाई, E1 से कम है, बिल्कुल कम है भाई। यानी हमने क्या किया भाई, यहाँ पे देखना, रिएक्टेंट को एनर्जी हमने ज्यादा दी है और हमें जो एनर्जी मिली है ना वो कम है,
वो कम है। देखो जो हमने एनर्जी दी है ना भाई वो ज्यादा है, और जो एनर्जी यहाँ पे हमें मिली है, रिलीज हुई है, वो क्या भाई यहाँ पे कम है। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। देखो अगर किसी रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े, अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़े ना, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी भाई आपकी, एंडोथर्मिक। वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। बिल्कुल भाई, कैसे, यहाँ पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी, उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं एक बार एचपी से, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्टेंट की जो यहाँ पे जो रिएक्टेंट ए है उसकी एंथैल्पी एच ए है, कितनी भाई, एच ए। तो वहाँ पे डेल एच किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो, देखो डेल एच किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एचपी माइनस एच। तो यहाँ पे देखो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, देख सकते हो भाई यहाँ पे, इस एनर्जी को यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो ये एनर्जी आपको साफ दिखाई दे रही है भाई। इतनी एनर्जी तो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, और रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी रहेगी, ठीक है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो एचपी कहीं ना कहीं ज्यादा है एच ए से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी भाई, पॉजिटिव। और अगर कभी भी डेल एच की वैल्यू वहां पे, कभी भी डेल एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो रिएक्शन आपकी कैसी रहेगी, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक रहेगी, ठीक है भाई। और यहाँ पे डेल एच को रिप्रेजेंट कौन करेगा, कहां से आप डेल एच को रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो भाई डेल एच को रिप्रेजेंट करने के लिए बताता हूं ग्राफ में, ये डेल एच आपका बनेगा इस प्रकार से, जो यहाँ पे ये आएगा ना भाई, ये डिफरेंस आएगा, वो क्या होगा आपका डेल एच है, और आपको साफ दिखाई देगा यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से इसको समझ सकते हो भाई, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनेगा। सीखने के लिए बहुत कुछ है भाई यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर, इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। एक ग्राफ आपको ना यहाँ पे एक्सोथर्मिक के लिए दिखाता हूँ, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार रिवाइज करेंगे, इसी प्रकार रिवाइज करेंगे। एक्सो के लिए किस प्रकार बनेगा, एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स 2D के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हो आप, यहां पे देखना भाई। उसी प्रकार एक्स एक्सिस पे तो आप क्या ले लोगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे। उसी प्रकार से समझना भाई, मान लिया रिएक्टेंट अपने पास रिएक्टेंट ए है, और उसके लिए एक एनर्जी बैरियर है जो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी है, तो उसको आप क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो ये बैरियर है ये किसका भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें, इसको हमें एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, EA1 आप कह सकते हो। तो यहां पर आकर के एक अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इस प्रकार से, और फिर ये कन्वर्ट होकर के किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में, ठीक है, इस प्रकार। तो ये क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। इस प्रकार से मान लिया प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट की एनर्जी है इतनी। देखो रिएक्टेंट की कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी चाहिए ना उतनी नहीं थी, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, यानी अपनी तरफ से एक एनर्जी देंगे भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू एक्टिवेट रिएक्टेंट, ठीक है। इस प्रकार आप कह सकते हो, या कह सकते हो भाई एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड एनर्जी, ये ठीक है। अब देखो अब की बार आपने ना अपनी तरफ से एनर्जी कितनी दी है, EA1 दी है, और यहाँ पे रिलीज कितनी हुई भाई, प्रोडक्ट बनने के अंदर रिलीज कितनी हुई, AE2, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। आपने एनर्जी दी है इतनी और रिलीज हुई है इतनी, इस प्रकार। तो आप यहाँ पे साफ दिखाई देख सकते हो भाई, EA2 ज्यादा रहेगा EA1 से, ये रहेगा। एक एक चीज अच्छे से समझना भाई, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक बात देखना, जो एनर्जी आपने दी थी वो तो कम थी, और जो एनर्जी हमें मिली है, जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ज्यादा है, अब की बार ज्यादा है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर है ना कोई रिएक्शन हमें एनर्जी देती है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर क्या होगा भाई, एनर्जी रिलीज होगी, तो वो क्या होगी, वहां पे कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रहेगी, ठीक है। तो किस प्रकार आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी देख लेते हैं। प्रोडक्ट की एनर्जी मान लिया
HP है, HP से लिख सकते हैं भाई एंथैल्पी, और यहाँ पे क्या रहेगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेल एच निकालोगे, डेल एच क्या रहता है भाई, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप देखना प्रोडक्ट की एनर्जी अब की बार है कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी अब की बार है ज्यादा है। देख सकते हो भाई ग्राफ से आप साफ। तो यहाँ पे क्या रहेगी, कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। और किसी रिएक्शन के लिए अगर डेल एच नेगेटिव हो ना तो प्रोसेस कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कैसा रहेगा भाई, एक्सोथर्मिक रहेगा। ये ग्राफ रहेगा एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ रहेगा। और डेल एच कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो ये एनर्जी होगी और ये एनर्जी है भाई, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, डेल एच। तो डेल एच यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा और ये एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, ठीक है। एक बात और आप यहाँ पे समझ सकते हो क्या भाई, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन के कैसे किस प्रकार से रिलेशन में रहेगी, देखना। इस ग्राफ को बनाने के बाद हम देख सकते हैं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी है ना भाई, एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। ये बात कैसे की गई, देखो मान लिया रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी, ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी। अब है ना जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना उतनी ही रेट आपकी स्लो होगी, ठीक है, उतनी रेट स्लो होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, मान लिया अपने पास यहाँ पे एक तरफ तो भाई जैसे पेट्रोल है, ठीक है, और एक तरफ मान लिया वुड है, लकड़ी है। तो आपको इसमें क्या करना, प्रोडक्ट बनाना है, दोनों को जलाना, वहां पे हीट करना। तो क्या करोगे, किसको अच्छे से आप वहां पे हीट कर सकते हो भाई, पेट्रोल को, क्योंकि उसको जलाने के लिए जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो इसके लिए तो बिल्कुल कम होगी, पेट्रोल के लिए। तो जैसे ही आप उसको है ना भाई हीट करोगे, जैसे ही आप उसको आग दिखा दोगे ना, फट से आग पकड़ेगा और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए देखो वुड के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ना भाई लकड़ी को ना वहां पे हीट करना पड़ेगा लगातार, और फिर जब वहां पे क्या होगा भाई, आप इसको जब प्रोडक्ट में चेंज करोगे ना तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी वहां पे, ज्यादा, एंड आपको ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है उसके लिए रेट क्या होगी भाई, वहां पे फास्ट होगी, और जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन है क्या रहेगी, फास्ट। वहां पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। दूसरा देखोगे एक फैक्टर और यहाँ पे देखते भाई, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अब हम देखना चाहते हैं भाई जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार अफेक्ट करेगा वहां पे, ठीक है ना। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार अफेक्ट करता है, तो देखते हैं भाई। जनरली है ना ये कहा गया जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने से फास्ट होगी, ठीक है, ज्यादा आएगी। किस प्रकार से ये बात आप कह सकते हो, देखो शाबाश, इसके लिए आप है ना एनसीईआरटी में ग्राफ देख सकते हो, ठीक है, जो मैक्सवेल का स्पीड का ग्राफ था, ठीक है। मैक्सवेल के लिए स्पीड का ग्राफ पढ़ा था आपने भाई +1 में, 5th यूनिट में आपने पढ़ा था, ठीक है। स्पीड ऑफ गैस के लिए आपने ग्राफ पढ़ा था भाई मैक्सवेल के लिए। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बताया था भाई, इस प्रकार से इसने ना एक ग्राफ बनाया था, याद करोगे। इसने क्या किया था, यहाँ पे एक तरफ तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रखे थे, वाई एक्सिस पे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, और एक तरफ यहाँ पे है ना उसने काइनेटिक एनर्जी को रखा था, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी को रखा था, ठीक है। पॉइंट पे आएंगे भाई हम किस प्रकार टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। उससे पहले आपको मैक्सवेल के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा स्पीड के लिए, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल रहेगी। अब देखो इसका ग्राफ कुछ यूं आया था भाई, थोड़ा ध्यान करोगे, इस प्रकार का इसने ग्राफ बना दिया था, ये ग्राफ इसका आया, इस प्रकार का ग्राफ आया था भाई, रिवाइज करोगे थोड़ा। तो यहाँ पे एक बात आपने सीखी थी, क्या कहता भाई, अगर आप है ना गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहते हो, तो इसने क्या बताया था भाई, मैक्सवेल ने कहा था भाई अगर आप है ना वहां पे गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहते हो
तो वहां पे जिन मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी या बिल्कुल ज्यादा होगी, वो उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन तो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। और जिन मॉलिक्यूल की वहां पे स्पीड एवरेज है, वो मॉलिक्यूल आपके मैक्सिमम अमाउंट में होंगे। और उसके लिए एक स्पीड उसने दी थी, क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये बताया था भाई। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे तो आपने क्या रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कहता है भाई जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम है भाई, इस तरह बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, यानी जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम है, वो मॉलिक्यूल आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे, वो तो कम होंगे भाई, बिल्कुल देख सकते हो। और जिनकी एनर्जी मैक्सिमम है, ज्यादा है भाई, जैसे अगर इस साइड देखोगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसका भी फ्रैक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे कम ही रहेगा, उसका फ्रैक्शन भी वहां पे कम रहेगा। और वहां पे जिन मॉलिक्यूल के लिए वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, ठीक है, जो है ना भाई बीच में रहेंगे, मिडल में रहेंगे, एवरेज रहेंगे, उसके लिए वहां पे फ्रैक्शन मॉलिक्यूल ज्यादा रहते हैं। और उसको हमने क्या नाम दिया था भाई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी ज्यादा वहां पे। जैसे आप इसका पता तो ऐसे भी लगा सकते हो भाई, जैसे अपने क्लास में मान लिया 40 स्टूडेंट है, अगर 40 स्टूडेंट की वहां पे रेस लगा दी जाए ना, रेस लगवा दी जाए वहां पे, तो क्या होगा, जैसे ना जो 5 बच्चे होंगे भाई, 5 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनकी वहां पे स्पीड क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, जिनकी स्पीड बिल्कुल कम होगी। और 5 बच्चे ऐसे होंगे भाई जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, जो दौड़ करके सबसे आगे निकल जाएंगे, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और यहाँ पे जो 30 बच्चे होंगे ना भाई, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज मिलेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी मिलती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर मैक्सवेल ने यूज किया भाई। और यहाँ पे देखा जिन मॉलिक्यूल की स्पीड है ना भाई बिल्कुल कम है या बिल्कुल ज्यादा है, उसका फ्रैक्शन कम है। और जहाँ पे भाई क्या होगी, जिनकी स्पीड एवरेज है वो मॉलिक्यूल वहां पे ज्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो आप समझ सकते हो ना भाई, टोटल मॉलिक्यूल मान लिया अगर 100 है, तो अगर भाई आप फ्रैक्शन देखते हो तो क्या लिखते हो वहां पे 10/100, 20/100, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर किस प्रकार अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर आते हैं, क्या रहेगा देखो, कहता है भाई अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे ना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर आप रिएक्टेंट के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, देखो इन जनरल है ना, जैसे टी टाइम के ऊपर ये ग्राफ कब आया भाई, जब टाइम टी केल्विन था, ठीक है, ये टी टाइम के ऊपर भी ग्राफ आया इस प्रकार। और ये आपने प्लस वन में पढ़ा था भाई, 5th यूनिट के अंदर पढ़ चुके आप। अब देखो कहता है अगर आप है ना वहां पे भाई टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दो, यानी जो ग्राफ है ना ये T+10 केल्विन पे आया, ठीक है। अगर टेम्परेचर को कहता है भाई यहाँ पे 10 यूनिट से इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा, क्या होगा भाई उस टाइम पे, कहता है जो मॉलिक्यूल वहां पे गैस के होंगे, अगर वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो जिन मॉलिक्यूल के लिए स्पीड वहां पे एवरेज थी ना, वो भी किसकी तरफ जाएंगे, वहां पे 10 टू किसकी तरफ जाएंगे, वहां पे मैक्सिमम स्पीड की तरफ चले जाएंगे। और अगर वहां पे रिएक्टेंट की वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, तो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट का कोलिजन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कोलिजन अगर ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट आपका जल्दी बनेगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी में इस प्रकार से दिया भाई, कहता है अगर टी टाइम के ऊपर आप ग्राफ देखते हो, ये तो टी के ऊपर है, टी केल्विन के ऊपर, तो ये ग्राफ है इस प्रकार से, इतना एरिया कवर किया मॉलिक्यूल ने, ठीक है, इतना एरिया कवर किया, ठीक है। लेकिन अगर T+10 पे देखते हो आप, T+10 पे देखते हो, तो इतना एरिया और ज्यादा कवर हो जाएगा, इतना एरिया और ज्यादा कवर हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग क्या भाई, एक बात लिखी हुई है बुक के अंदर, कहता अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का टेम्परेचर वहां पे 10 डिग्री राइज कर दो ना, 10 डिग्री बढ़ा दो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना आपकी 2 गुना या 3 गुना हो जाती है। इतनी ज्यादा स्पीड वहां पे, इतनी ज्यादा रेट वहां पे रिएक्शन की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे जो एरिया कवर यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल की स्पीड यहाँ पे बढ़ चुकी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो
टी टाइम के ऊपर यहाँ पे एवरेज वाले ज्यादा थे, एवरेज स्पीड वाले मॉलिक्यूल ज्यादा थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया ना तो वहां पे मॉलिक्यूल की वहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो किसकी तरफ आगे वहां पे जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा भाई, यहाँ पे देख सकते हो, कहता है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट T+10 केल्विन टाइम, इस टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी टेम्परेचर है T+10 केल्विन, और डिवाइड बाय में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल T केल्विन एट T केल्विन। तो यहाँ पे कहता है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आता है ना भाई, वो कितना आता है 2 और 3 के बराबर आता है। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग क्या भाई, देखो अगर आप रिएक्टेंट की वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहां पे स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी तो वहां पे कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट आपका जल्दी बढ़ेगा। तो यानी कहने का मीनिंग ये है भाई, अगर 10 डिग्री वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दो रिएक्टेंट के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग है ना भाई वहां पे 2 गुनी या 3 गुनी हो जाती है। तो ये 2 टॉपिक करो भाई, उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर किस प्रकार अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके भाई, थैंक यू, इस प्रकार से आप कर सकते हो।